हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 12 एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड में जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। जो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। पुश इज़ टू पुल एज डेस इज़ टू डेस। इंसेंटिव, ड्राइव, रेस्पॉन्स एंड नीड, एपिसोडिक एंड साइक्लिक और ड्राइव एंड इंसेंटिव। धक्का है, डेस खींचना है, प्रोत्साहन चलाना, प्रतिक्रिया जरूरत, प्रासंगिक चक्रीय, चलाना, प्रोत्साहन। तो हमारा आंसर है जो पुश होता है वो ड्राइव के लिए यूज़ किया जाता है और जो पुल होता है इंसेंटिव के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि ड्राइव भी हमें किसी भी काम को करने के लिए धक्का देता है कि हमें ये काम करना है, और जब इंसेंटिव होता है वो हमें अपनी ओर खींच रहा होता है, इसलिए वो हमें पुल कर रहा होता है। तो इसलिए इसका आंसर राइट ये है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, which is not the component of Kluver-Bucy syndrome following the removal of anterior temporal lobe. Rejection of anything that is edible, a tendency to investigate objects with the mouth, lack of fear, increased sexual activity often directed at inappropriate object. Anterior temporal lobe को हटाने के बाद क्लूवर-बुसी सिंड्रोम का घटक कौन सा नहीं है। यहाँ पे फोकस करना है। नोट पूछा गया कि कौन सा उसका सिम्टम नहीं है। जो कुछ भी खाने योग्य है उसकी रिजेक्शन, मुंह के साथ वस्तुओं की जांच करने की प्रवृत्ति, डर का अभाव और बढ़ी हुई यौन गतिविधि अक्सर अनुचित वस्तुओं पर निर्देशित होती है। तो जल्दी से आप अपना आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लूवर-बुसी का। आंसर है हमारा रिजेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट इज एडिबल। जो कुछ भी खाने योग्य है उसकी रिजेक्शन करना। तो ये आंसर इसका क्यों है। फर्स्ट तो आप ये समझ लीजिए कि क्लूवर-बुसी सिंड्रोम होता क्या है। जब हमारी टेम्पोरल लोब में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो हमें क्लूवर-बुसी सिंड्रोम का अनुभव होने लगता है। जो डिसीज़ होती है या जो डिसऑर्डर होती है उसको हम क्लूवर-बुसी सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और एक इनएप्रोप्रिएट वे में बढ़ती है, यानी इनएप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स के साथ वो चीज़ें बढ़ती हैं। हमारे अंदर कोई फियर नहीं रहता क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा एमिगडाला है उसका भी लॉस इसमें होता है क्योंकि टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कैट थी जिसके ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे, वो ऑब्जेक्ट्स को माउथ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। तो ये हुए हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लूवर-बुसी के। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो जो कुछ भी खाने योग्य उसकी रिजेक्शन करना, रिजेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट इज एडिबल। तो ये इसका इसलिए राइट आंसर है। लेकिन अगर इन्हीं ऑप्शंस में से वो पूछता कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है वो कौन सा है, तो तब आप इसको लगाते हैं इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ्टन डायरेक्टेड एट इनअप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि बाकी चीज़ें इसकी अदर साइन है। जो मेन साइन है वो ये है कि यौन गति बढ़ जाती है और अक्सर अनुचित वस्तुओं के साथ वो निर्देशित होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव सिक्विड, नेगेटिव सिक्विड, लेप्टोकर्टिव सिक्विड, जीरो सिक्विड। सामान्य संभावना वक्र हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव तिरछा, नकारात्मक रूप से तिरछा, लेप्टोकर्टिक तिरछा या शून्य तिरछा। तो इसमें पूछा गया है कि मोस्ट प्रोबेबली कैसा होना चाहिए एनपीसी जो है हमारा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है जीरो सिक्विड, क्योंकि आप ये देखिए ये जो है ये तीनों जो दी गई हैं ये इसकी सिक्विडनेस दी गई है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो जीरो सिक्विड होता है, यानी कि वो एक सममित आकार का कर्व होता है। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन पाया है, जिसका मीन, मीडियन एंड मोड तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें जो पॉजिटिव, नेगेटिव और लेप्टोकर्टिक सिक्विड है, इनमें तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो जीरो सिक्विड है या शून्य तिरछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्च थ्रू लॉन्चिंग ऑफ ए डायरेक्ट एक्शन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग workable solution to the given problem is known as action research, survey research, evaluation research and experimentation। दी गई समस्या के व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सीधी कार्रवाई शुरू करने के माध्यम से एक शोध के रूप में जाना जाता है। एक्शन रिसर्च, सर्वेक्षण अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान और प्रयोग। तो हमारा आंसर इसमें हो जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को आप सबसे पहले बारीकी से समझिए कि वो होती क्या है। जब हम किसी समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं और उसके लिए हम रिसर्च करते हैं,
तो वो हमारी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगा। यानी जैसे कि अभी कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन के लिए कोई रिसर्च करते हैं और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन देती है तो वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है। लेकिन अगर बात करें, आप लोग बोलेंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर भी फाउंड करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है इन दोनों के बीच में, एक्शन के बीच में और अप्लाइड के बीच में, कि जो एक्शन रिसर्च होती है वो हाल फिलहाल की समस्याओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बच्चे जो हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, स्कूल में, तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए एट द पॉइंट जो एक्शन लिया जाएगा या जो रिसर्च की जाएगी 1-2 दिन के अंदर या टू द पॉइंट, वो एक्शन रिसर्च के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे स्कूल का करिकुलम है, हमारा सिलेबस है, वो चेंज करना है, तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जाएंगी। प्रॉब्लम ये भी है और चेंज यहाँ भी करना है, सॉल्यूशन हमें यहाँ भी फाउंड करना है, लेकिन वो एक लंबे टाइम पीरियड के दौरान होगा और उसके जो प्रभाव होंगे वो आने वाले टाइम के अंदर होंगे। यानी आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्शन रिसर्च में किसी समस्या का जो समाधान है वो टू द पॉइंट ढूंढा जाता है और अप्लाइड रिसर्च में वो लंबे टाइम की प्रोसेस होती है, काफ़ी बात तक उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ए रिसर्च स्टडी इन ए रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर अंडर एज केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस एज द सिचुएशन परमिट इज नोन एज ए फील्ड एक्सपेरिमेंट, ए सुटेबल सिचुएशनल एक्सपेरिमेंट, ए केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। एक यथार्थवादी स्थिति में एक शोध अध्ययन जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर का उपयोग करने वाले द्वारा सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थितियों के तहत किया जाता है, क्योंकि स्थिति परमिट के रूप में जाना जाता है। एक क्षेत्र प्रयोग है, एक स्थितिगत प्रयोग है, केस स्टडी है, अवलोकन संबंधी अध्ययन है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो आंसर है हमारा एक फील्ड एक्सपेरिमेंट या एक क्षेत्र प्रयोग। अब आप यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, स्वतंत्र चर का उपयोग करना है और नियंत्रित परिस्थितियों का भी उपयोग करना है। लेकिन एक यथार्थवादी स्थिति में या रियलिस्टिक रिसर्च के अंदर हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का करना है और मैनिपुलेशन भी करना है और कंट्रोल कंडीशंस भी होनी चाहिए। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, कंट्रोल सिचुएशंस भी है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट ही तो है। लेकिन रियलिस्टिक सिचुएशन में हमें ये करना है, तो क्या वो लेबोरेटरी के अंदर करते तो वो एक्सपेरिमेंट होता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इसको रियलिस्टिक या यथार्थवादी सिचुएशन में करना है, इसलिए ये फील्ड स्टडी है, फील्ड स्टडी नहीं, फील्ड एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, विच वन इज द सिंपलेस्ट बट मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सरल लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग जो है सेंट्रल टेंडेंसी का, केंद्रीय प्रवृत्ति का, वो कौन सा है, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, मोड, नन ऑफ दीज। तो आंसर आप जल्दी से बताइए। आंसर हमारा अर्थमेटिक मीन। अगर बात सेंट्रल टेंडेंसी की जाए तो सबसे ज़्यादा मेज़र करने वाला, सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा इजी जो होता है वो हमारा होता है अर्थमेटिक मीन। अब आप कहेंगे कि ये तो मोड भी बहुत इजी होता है, सबसे ज़्यादा इजी तो मोड ही होता है कि हम देखते पहचान लेते हैं। लेकिन आप उस सिचुएशन में देखिए ना कि जब हम एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर इसको हम एवेल्युएट करते हैं, एक हमारे पास DI वगैरह क्लास इंटरवल दिया होता है और उसमें हम फ्रीक्वेंसीज का मोड निकालते हैं, तो आप देखिए वो प्रोसेस कितनी टफ हो जाती है। लेकिन अगर अर्थमेटिक के मोड की बात, मीन की बात करें तो वो बहुत ही ईजी होता है, चाहे वो सिंपली आपको 2-4 डिजिट्स का निकालना हो या फिर आपको क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तब आपको निकालना हो, तो हर वे में ये ईजी होता है और मीडियन भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, if the lateral hypothalamus is destroyed, the rat will drink more water than biological need, refuse to drink until forced to do, eat until it become obvious, refuse to eat until force feed, none of the above। यदि पार्श्व हाइपोथैलेमस नष्ट हो जाता है तो चूहा करेगा, जैविक रूप से जरूरत से ज़्यादा पानी पिएगा, जब तक ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए तब तक पानी पीने से मना करे, जब तक खाए जब तक वह मोटा न हो जाए और जबरन खिलाए जाने तक खाने से इनकार कर दिया जाए, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको मुझे देना है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होनी चाहिए ना जो आपके थ्रू मुझे मिले आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसको सॉल्व करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सा भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस के बारे में और हमारे वेंट्रल हाइपोथैलेमस के बारे में, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न होता है कि लेटरल क्या वर्क करता है, वेंट्रल क्या वर्क करता है। और इनमें आपके लिए ये 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ, एक वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमस अगर डिस्ट्रॉयड हो जाए तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और दूसरा है हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस अगर डिस्ट्रॉयड हो जाए तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर जो है मैं आपको कल बताऊँगी कमेंट करके,
कि किसने सही आंसर दिया है। तो आप साथ में ये भी लिखें आंसर देते टाइम कि लेस्ट्रल हाइपोथैलेमस जब डिस्ट्रॉयड होता है तो उसके अंदर ये सिम्टम आते हैं, या वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस जब डिस्ट्रॉयड होता है तो सिम्टम ये वाला है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करिए। वेंट्रोमेडिकल के भी आप ऑप्शन सुन लीजिए कि क्या होता है। ईट अंटिल इट बिकम ऑब्वियस, रिफ्यूज टू ईट अंटिल फोर्स टू डू सो, ड्रिंक एक्सकेसिवली, रिफ्यूज टू ड्रिंक अंटिल फोर्स टू डू सो। यदि वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस नष्ट हो जाता है तो चूहा करेगा, तब तक खाए जब तक यह मोटा ना हो जाए, जब तक ऐसा करने के लिए मजबूर ना किया जाए तब तक खाने से मना करें, अत्यधिक पीना, जब तक ऐसा करने के लिए मजबूर ना किया जाए तब तक पानी पीने से मना करना। ये यहाँ पे इसकी आंसर शीट थी और आपको इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट करके बताने हैं। समझ आ गया होगा आई होप कि आपको किस तरह से बताने हैं। एज रिलेटेड चेंज इन इंटेलिजेंस आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, हमारे क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस में आयु संबंधी परिवर्तन सबसे अच्छे तरीके से समझाया जाता है कैटल की थ्योरी में, जेंसन की थ्योरी में, स्टर्नबर्ग की थ्योरी में, गिलफर्ड की थ्योरी में। कैटल, जेंसन, स्टर्नबर्ग एंड गिलफर्ड। सो इसका आंसर है हमारे कैटल की थ्योरी में। कैटल की थ्योरी में आपने पढ़ा ये फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, जिनमें से एक हमारी होती है जन्मजात और एक होती है हमारी जो हमारी एक्सपीरियंस से आती है। तो जिसमें बताया जाता है कि एज बढ़ने के साथ साथ किस तरह से हमारा जो इंटेलिजेंस है वो डिस्क्राइब किया है इन्होंने। Which of the following dimensions are given by Guilford in his structure of intellectual model explanation the concept of creativity? Operation, contents, products. ऑप्शन इन्होंने कोड दिए हुए हैं। ए ओनली वन एंड सेकेंड ओनली सेकेंड एंड थर्ड। गिलफर्ड द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा आयाम रचनात्मकता की अवधारणा को स्पष्ट करता है? संचालन, अंतर्वस्तु, उत्पाद, फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली सेकेंड एंड थर्ड। सो आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ओनली, यानी ऑपरेशन के अंदर जो है क्रिएटिविटी को दिया था इन्होंने। ऑपरेशन के अंदर इन्होंने 6 कंपोनेंट बताए थे और उनमें से क्रिएटिविटी था, बाकी डायमेंशंस के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। और उन्होंने इस तरह की डायमेंशंस बताई है जैसे 6, 5 और 6, यानी कितने हो गए 6, 12, 17 या 18 उन्होंने बताई हैं। मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है 17 है या 18 है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि एक डायमेंशंस के अंदर 5 है या 6 है। तो इन्होंने ये बताई हैं और इनको आपको सीक्वेंस से लर्न करना आना चाहिए। मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, 2012 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी है और उसमें मैंने आप लोगों को सीक्वेंस में लगाना बताया है कि किस तरह से हम गिलफर्ड की जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट्स के हर जो इनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको, और किस तरह से बाय कोड मैंने आप लोगों को बाय कोड दे के समझाया है कि किस तरह से हम उनको लर्न करेंगे। तो उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर कार्ड में लगा दूंगी या आई बटन में लगा दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डिटोरियन क्वाड्रेंट या DQ वाज फर्स्ट यूज इन विच इंटेलिजेंस टेस्ट? बिनेट साइमन, गेल्टन कैटल, रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। डिस्टोरियन क्वाड्रेंट DQ का सबसे पहला प्रयोग किस इंटेलिजेंस परीक्षण में किया गया था? बिनेट साइमन, गेल्टन कैटल, रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। सो आंसर है हमारा वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्होंने DQ का सबसे पहले उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट होम एनवायरनमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज one in which child is encouraged to work out problems with guidance and support from parents, in which parents decided the child what to do, in which child is left on his own, in which father is absent to impose his authority। बौद्धिक विकास के लिए सबसे अच्छा घर का माहौल है, एक जिसमें बच्चों को माता पिता से मार्गदर्शन और समर्थन के साथ समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें माता पिता बच्चों को यह निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है, जिसमें बच्चा अपने आप रह जाता है, जिसमें पिता अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अनुपस्थित है। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल सा है कि जो बौद्धिक विकास के घर का सबसे अच्छा माहौल क्या है, तो सिंपल सा है, देखने से पता चल जाएगा आप लोगों को कि जिसमें बच्चे को माता पिता से मार्गदर्शन और समर्थन के साथ समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाकी सब चीज़ तो बायस हो जाती हैं, जिसमें कि एक अच्छी पेरेंटिंग का जो सिंबल नहीं है, तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा विच ग्रुप टेस्ट वाज डिजाइंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फॉर पर्सन हु कुड नॉट रीड और वोट हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से समूह का परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए किया गया था जो पढ़ नहीं सकते थे या जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे? सेना अल्फा, आर्मी बीटा, WIIS स्टैंड फॉर बिने। सो आंसर है हमारा, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा उन लोगों के लिए किया गया था जो पढ़े लिखे थे और आर्मी बीटा उन लोगों के लिए किया गया था जो पढ़े लिखे नहीं थे। आई थिंक ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर किया गया था, आप मतलब इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड होगा। नेक्स्ट है हमारा
for the following psychologists who conduct many experiment to find out the relationship between the intelligence and creativity. ये creativity लिखा हुआ है, थोड़ा बायस हो गया लिखने में, इसको आप करेक्ट कर लेना. स्पीयरमैन, स्पेंसर, वैन एंड टर्मैन, वाल्क एंड कोगन, हैमर एंड गार्डनर, नन ऑफ द अबव. निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से जिन्होंने बुद्धि एवं क्रिएटिविटी के बीच संबंध का पता लगाने के लिए कई प्रयोग किए. स्पीयरमैन और स्पेंसर, वर्नन और टर्मैन, वाल्च और कोगन, हेबर और गर्बर. निम्नलिखित में से कोई नहीं. आंसर है हमारा वॉक एंड कोगन ने इन काम को किया था. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जो कभी भी रिपीट हो सकता है. इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच रिलेशंस के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे वॉक एंड कोगन ने. नेक्स्ट हमारा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्पाइटल, स्पिरिचुअल, म्यूजिकल, बॉडिकल, काइनेस्थेटिक. जो ग्रेडर की एकाधिक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है. स्थानिक, आध्यात्मिक, संगीत में, शारीरिक, किनेस्थेटिक. आंसर है हमारे स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक. इस क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जो गार्डनर ने फिलहाल उनकी जो टोटल उन्होंने बताई है वो 10 है. स्टार्टिंग में उन्होंने 7 बताई थी और 7 के बाद उन्होंने 3 को ऐड किया है जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता भी एक है. लेकिन ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ है ये इनकी 7 एबिलिटीज़ के ऊपर बनाया हुआ है. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप गार्डनर की बाकी की जो न्यू 3 उन्होंने ऐड की हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू डेस इंटेलिजेंस इज मेड अप 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग, बिनेट, वेस्लर, गार्डनर. डेस के अनुसार इंटेलिजेंस 3 अलग अलग स्वतंत्र इंटेलिजेंस से बना है. स्टर्नबर्ग, बिने, वेस्लर, गार्डनर. आंसर है हमारा स्टर्नबर्ग के 3 कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं. जैसे कि कौन कौन से हैं? एनालिटिकल है, शायद एक्सपेरिमेंटल है और एक और है जो मुझे थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है कि कौन सा है. और ये बहुत आता है, नहीं, कंपोनेंटल है, एनालिटिकल है और एक्सपेरिमेंटल है. आई थिंक ये 3 हैं. नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वांटम वाज डिवाइज्ड बाय ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट स्टर्नबर्ग, स्पेंसर, स्टर्न, थर्स्टन, ई.जी. बोरिंग, गाल्टन. इंटेलिजेंस क्वांटम की अवधारणा एक जर्मन मनोवैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई थी. स्पेंसर, स्टर्न, थर्स्टन, ई.जी. बोरिंग और गाल्टन. सो आंसर हो जाता है हमारा स्टर्न. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमें 12th लेवल पे भी पढ़ाया जाता है. इसका आंसर तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट्स मच मोर वंस पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, कल्चर, एक्सपोजर एंड क्रिएटिविटी. क्रिस्टलीकृत बुद्धि बहुत अधिक दर्शाती है व्यक्तित्व, प्रेरणा, भावना, सांस्कृतिक एक्सपोजर और क्रिएटिविटी. आंसर है हमारा कल्चरल एक्सपोजर या सांस्कृतिक एक्सपोजर. जो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है उसको ये माना जाता है कि उसको हम अनुभव से सीखते हैं. और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो मानी जाती है कि वो हमें बाय बर्थ मिली हुई होती है. तो इसको दिया है कैटल ने. ये कैटल की थ्योरी से रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है. नेक्स्ट हमारा ये 6-year-old चाइल्ड हु परफॉर्म द इंटेलेक्चुअल टेस्ट ऑफ 5-year-old चाइल्ड इज सेड टू हैव एन मेंटल एज ऑफ 3 years, 7 year, 5 year, 1.20 year, 4 year. 6 साल का बच्चा जो 5 साल के बच्चे की बुद्धिमत्ता की परीक्षा करता है उसकी मानसिक आयु के बारे में कहा जाता है 3 वर्ष से 7 वर्ष से 5 वर्ष से 1.20 वर्ष है या 4 साल है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वैसे तो कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हाँ हम इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन बिना सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है. आंसर है 5 ईयर. छोटी सी बात है, 6 साल का बच्चा है यानी कि उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 6 ईयर्स हो गई. और दूसरी बात इन्होंने कही कि 5 साल के बच्चे के टेस्ट को वो क्लियर कर रहा है. मतलब 5 साल के बच्चे के जो टेस्ट है मेंटल एज के लिए उसको वो क्लियर कर रहा है. तो सिंपल सी बात है, 5 साल के बच्चे का काम कर रहा है तो उसकी मेंटल एज 5 साल की होगी क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज तो वही रहेगी जो एक्चुअल में उसकी बॉडी की एज है. तो आंसर हमारा हो जाता है 5 ईयर. इसके लिए कोई सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा आप माइंड को अपने साफ रखिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए, इस तरह के आंसर खुद ब खुद हो जाते हैं. नेक्स्ट है हु डिफाइन इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. Binet, Galter, Wessner, Spencer और टर्मैन. जिसने बुद्धिमत्ता को तर्कसंगत रूप से सोचने और पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्तित्व की वैश्विक क्षमता के रूप में परिभाषित किया. बिनेट, गैल्टर, वेस्लर, स्पेंसर और टर्मैन. सो आंसर है हमारा वेस्लर ने जो बुद्धि थी उसको पर्यावरण और सोचने से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डेवलप द आइडिया ऑफ द 3-dimension मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. जेपी गिलफोर्ड, कार्ल स्पीयरमैन, ई.जी. बोरिंग, आर.बी. कैटल, ए.आर. जेनसन. जिसने बुद्धि के 3 आयामों के विचार को विकसित किया. गिलफोर्ड, कार्ल स्पीयरमैन. ये बोरिंग का देखिए क्या हो गया है, मुझे भी खुद भी हंसी आ रही है इसके ऊपर. ई.जी. बोरिंग है, आर.बी. कैटल है, ए.आर. जेनसन है. आंसर है हमारा गिलफोर्ड ने ही तो हमारा 3 डायमेंशंस दिया था जिसमें उन्होंने ये
3 डायमेंशंस दी थी, ऑपरेशनल, कंटेंट, और अभी पीछे तो पढ़ा है हमने, मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को भूलने लगी हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्पीयरमैन्स बेसिक assumption इज दैट आर मेंटल टास्क रिक्वायर्ड टू काइंड्स ऑफ एबिलिटी एंड दीज आर crystallized intelligence and fluid intelligence, intellectual breadth and intellectual altitude, associative ability and cognitive ability, general ability and specific ability। स्पीयरमैन की मूल धारणा यह है कि सभी मानसिक कार्यों के लिए 2 प्रकार की क्षमता की आवश्यकता होती है, यह प्रतीक बुद्धि और द्वैत बुद्धि, बौद्धिक ऊंचाई और बौद्धिक चौड़ाई और बौद्धिक ऊंचाई, साहचर्य क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता, सामान्य क्षमता और विशिष्ट क्षमता। सिंपल से क्वेश्चन है। स्पीयरमैन की बात आ गई तो स्पीयरमैन ने तो सिंपली बताई थी जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी, सो हमारा आंसर हो जाता है लास्ट, सामान्य क्षमता और विशिष्ट क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट विच मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन कोड्स। लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हुए हैं, लिस्ट सेकंड में कंसेप्ट दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी यही क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे छोटे मतलब सिर्फ इनके बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं और उनकी एबिलिटी दी हुई है, तो हमें इनको आपस में मैच करना है। तो इसको आई होप आप कर लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हिंदी वालों को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्लाइड बनाते टाइम थोड़ा अजीब सी बन रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रहने दिया। आंसर है हमारा बी। अब आप मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैटल की बात करते हैं। कैटल की बात आती है तो हमको इंटेलिजेंस के फील्ड में पता ही होता है कि उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस दी है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दी है। अब अगर बात करें स्पीयरमैन की, स्पीयरमैन का भी हम सबको पता है, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक फैक्टर दिए हैं। गार्डनर और स्टर्नबर्ग की बात आती है, स्टर्नबर्ग ने 3 ट्राइटेरिक थ्योरी दी थी और गार्डनर ने मल्टीपल वो दिए थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है बी के अंदर। सो यही हमारा आंसर हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेसन कैसा लगा है, और आपके सुझाव जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई सजेशन देते हैं तो। और जिन 2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों से पूछे हैं, डेफिनेटली आप उनको बताइए। थोड़ा लेसन आप लोग डिमांड करते हैं कि मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ, लेकिन थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में, मतलब बनाने में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है इतना ज़्यादा बोलने के बाद में, मैं बोल नहीं पाती हूँ प्रॉपर। आपने भी देखा होगा कि लास्ट में बोलते टाइम बहुत ज़्यादा अटकती हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा लेसन को सोचती हूँ कि मैं थोड़ा छोटा करके बनाऊँ लेसन को। फिर भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल हैं मेरे क्वेश्चन, मतलब किस लेवल के आपको लग रहे हैं, आपको मतलब इनसे कोई हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। थैंक यू।